हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, उसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। उसे मैंने आपको बिंदुवार समझा दिया था। उससे पहले के जो भी पॉइंट हमने पढ़े थे, आज हम उससे आगे के पॉइंट पढ़ेंगे। हमने पॉइंट 5 तक पढ़ा था। पार्ट 3 में हम 5.1 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको शिल्पकला और उत्पादन बताया था कि क्या क्या चीज़ों का वो उत्पादन वहाँ पे करते थे, शिल्पकला में कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने उत्पादित की। अब हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। जो शिल्पकला की वस्तुएं हमें मिली हैं, हमें मनके मिले हैं और ढोलाकार, चक्राकार, वक्राकार, बेलनाकार, जो भी हमें मनके मिले हैं और बहुत सारी अन्य वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों की पहचान हमारे पुरातत्वविदों ने कैसे की है। तो आज हम उसी विषय में अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वो है 5.1। तो आइए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला है उत्पादन केंद्रों की पहचान। जो आपका 5.1 है वह है आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान। आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो उत्पादन केंद्र हैं वो कौन कौन से थे, उनकी पहचान करने के लिए क्या किया, उन्होंने कुछ सामानों को उन्होंने ढूंढा। उनमें से वो सामान उन्होंने क्या क्या ढूंढे, उन्होंने प्रस्तर पिंड ढूंढे यानी कि पत्थर के टुकड़े ढूंढे, पूरे शंख ढूंढे, जो पूरे शंख यानी कि पूरे अपने पूरे शेप में, कटा फटा नहीं, पूरे शेप के शंख ढूंढे, तांबे के अयस्क ढूंढे यानी कि तांबे धातु की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो तांबे धातु को गलाकर जो भी अयस्क प्राप्त होता है वो उनको मिले हैं। और उन्होंने कूड़ा करकट और औजार इन्होंने ढूंढने की कोशिश की है हमारे पुरातत्वविदों ने। जिन स्थानों पर उनको ये सामान मिला है, जैसे उनको पत्थर के टुकड़े मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे के अयस्क मिले हैं, और क्योंकि शंख और पत्थर को काटकर वस्तुएं बनाई जाती थी, नई नई वस्तुएं बनाई जाती थी। शंख को काटकर, पत्थरों को काटकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो जहाँ पर इन शंख और पत्थरों को काटकर जहाँ पर वस्तुएं बनाई गई, वहाँ पर कूड़ा करकट मिला है। जहाँ पर ये कूड़ा करकट मिला है, ये सामान मिला है, उन्हीं को पुरातत्वविदों ने बताया कि यहाँ पे ये हड़प्पा के उत्पादन क्षेत्र थे, यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। इसमें जो कूड़ा करकट है वो पता करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। किसका? उत्पादन केंद्रों का सबसे महत्वपूर्ण साधन इसमें जो है कूड़ा करकट माना गया है। क्योंकि कूड़ा करकट इसलिए माना गया है, जैसे कि मैंने बताया कि शंख, पत्थर या अन्य चीज़ों को काटा गया, काटने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो प्रयोग में नहीं आई होंगी, कूड़ा करकट होगा। और जिस चीज़ से उन्होंने वस्तुएं बनाई उसका तो उन्होंने निर्माण वस्तु बनाने में कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें काटने पीटने में क्या हुई, बेकार चली गई। तो वहाँ पे इनके टुकड़े मिले हैं, ये कूड़ा करकट मिला है, इनका ढेरों की मात्रा में मिला है। तो उन्हें समझ में आया कि यहीं पर उत्पादन कार्य होता होगा। ये इसका पहला पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, बड़े बेकार सामान का प्रयोग छोटी वस्तुएं बनाने में। ऐसा तो हम भी करते हैं कि अगर हम कभी कोई चीज़ बना रहे होते हैं और हमें कोई चीज़ बनानी है, उसमें से कुछ चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दर्जी को कपड़ा देते हैं, दर्जी के पास एक पूरा कपड़ा है और उसमें से उसने कुछ बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्लाउज़ बनाना है तो वो क्या करेगा, अगर आपने उसको वो 1 मीटर से भी ज़्यादा कपड़ा दे दिया, 2 मीटर कपड़ा दिया है या 1.5 मीटर कपड़ा दिया है, तो वो क्या करेगा, उसमें से ब्लाउज़ तो बनाएगा ही बनाएगा। अगर आप कहेंगे कि ये कपड़ा बच रहा है, इसके टुकड़े बच रहे, तो इसमें हमारे लिए हैंकी निकाल दीजिए, हैंकी बना दीजिए, या कुछ भी बना सकता है। ठीक उसी प्रकार क्या है, उन्होंने जो बेकार सामान था, जो बड़ा बचा हुआ बेकार सामान था, उससे उन्होंने छोटी छोटी वस्तुएं बनाई। दूसरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया। तीसरा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा छोटे शहरों में उत्पादन। वैसे अगर कहा जाए तो ये माना जाता है कि जो उत्पादन के केंद्र थे वो छोटे शहर ही थे, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इन सामानों को भेजा जाता था। लेकिन
जो उत्पादन केंद्र रहे हैं, ये पुरातत्वविदों का मानना है कि छोटे शहरों के अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी कि वस्तुओं के निर्माण का कार्य न केवल छोटे शहरों में किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, बल्कि जो उसके दो बड़े शहर थे, जो बड़े नगर जिनको कहा जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ पर भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, आपको इसके अंदर ये 3 पॉइंट याद करने हैं। आपका जो छठा पॉइंट आया है इसमें, जो हेडिंग है आपका कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ क्या थी, यानी कि माल कैसे प्राप्त किया जाता था। अब हमने उत्पादन के केंद्र तो बताए कि वहाँ पे सामान आया, शंख आए, पत्थर आए, और तांबा आया, तांबा अयस्क आया, कूड़ा करकट हमें वहाँ पे दिखाई दिया। ये तो हमें पता चला कि वहाँ पे उत्पादन हो रहा है, लेकिन उत्पादन के लिए हमें वस्तुओं की आवश्यकता तो होगी ना। जब हम किसी फैक्ट्री को चलाते हैं तो हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल अगर चीनी मिल है तो चीनी मिल के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, गन्ने की आवश्यकता होगी। तो गन्ना हम कहाँ से मंगाएंगे? अगर गन्ने की मिलें, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक गन्ना होता है। अगर कहीं पे कोई गन्ने की मिल स्थापित की जा रही है, आप तो उत्तर प्रदेश में गन्ना है तो गन्ना वहाँ से मंगाया जाए, तो वो माल प्राप्त करने का क्या है, एक स्रोत है, एक स्थान है। ठीक उसी प्रकार क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो कच्चा माल है, कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल वो होता है जिससे बाद में वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जो वस्तुओं को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल। तो वैसे ही उस समय कच्चा माल कहाँ से ये लोग लाते होंगे? तो ये कह रहे हैं कि जो ये कच्चा माल लाते थे, ये कच्चा माल या तो इनको स्थानीय स्तर पर मिल जाता था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के अपने शहर हैं, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो आपका रंगपुर हो, लोथल हो, धौलावीरा हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, जो भी है, इनके यहाँ से मंगाते थे या फिर बाहर से भी ये मंगाते थे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि माल अपने ही शहरों के अंतर्गत ये कहाँ कहाँ से मंगाते थे, माल कैसे ये प्राप्त करते थे। तो इसमें है जो आपका कच्चा माल है, कच्चे माल में इन्होंने क्या क्या रखा है? मिट्टी हो सकती है वो कच्चा माल, पत्थर हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है और धातुएं हो सकती हैं। तो कच्चा माल, लेकिन ये प्राप्त कैसे करते थे, कहाँ से करते थे, ये सारी चीज़ें पता हमें होनी चाहिए। तो कच्चा माल हम या तो हम स्थानीय स्तर पर मिले हैं या हमें जलोढ़क मैदानों से मिली हैं, 2 जगहों से मिले हैं। मैंने यहाँ पे कच्चा माल लिखा है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु, लेकिन इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि कहाँ से मिला है। तो वो हमें कहाँ से मिलते थे? या तो स्थानीय स्तर पे मिलते थे, मिट्टी तो स्थानीय स्तर पे मिल जाती थी, जैसे कि अन्य धातुएं हैं, तुम्हारी पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, ये अन्य मैदानों से भी मंगाए जाते थे। तीसरा ये है आपका परिवहन का साधन, क्योंकि जब हम कच्चे माल को मंगा रहे हैं तो हम लाएंगे कैसे? उसके लिए इनके पास क्या साधन थे? जैसे कि आज भी अगर हम कच्चा माल मंगाते हैं तो आज तो बहुत सारे साधन हैं हमारे पास गाड़ियां हैं, हम घोड़े हैं, खच्चर हैं, कहीं पे भी किसी भी माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन हैं अभी, तो उनसे हम कच्चे माल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उस समय कच्चा माल कहाँ से आता होगा और क्या साधन उसके लिए यूज होता था? तो वहाँ पे क्या मिले हैं? बैलगाड़ियों के प्रतिरूप मिले हैं बहुत सारी जगहों से। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो स्थान हैं, वहाँ पे बैलगाड़ियों के प्रतिरूप मिले हैं, मिट्टी से बने हुए। बैलगाड़ियों के प्रतिरूप का मतलब खिलौने, बैलगाड़ियों के खिलौने मिले हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि वो लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग क्या करते थे? सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए प्रयोग करते थे, कच्चा माल लाने के लिए प्रयोग करते थे। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये बता रहे हैं कि आपकी जो नदी मार्ग हैं, नदी मार्गों द्वारा भी क्या किया जाता था? नदी मार्गों के द्वारा भी परिवहन को बढ़ाया गया, यानी कि जो परिवहन का साधन था वो नदी मार्ग भी थे। जो बड़े बड़े आपके नदियाँ थी उनमें उनके किनारे नदी मार्गों का भी क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था, और ये नदी मार्गों के द्वारा भी क्या लाते थे? कच्चे माल की प्राप्ति करते थे विभिन्न स्थानों से। ये तो आपके क्या हुए, ये तो आपके माल कैसे प्राप्त किया जाता था ये बताया गया है। आपका जो 6.1 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको पता होना चाहिए कि माल किन किन स्थानों से आता था। कभी कभी आपसे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा माल कहाँ से आता था, तो ये आपको याद रहना
चाहिए। तो इसमें 6.1 है, माल किन स्थानों से आता था। इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है नागेश्वर और बालाकोट से शंख आते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से कच्चा माल जो लोग प्राप्त करते थे उत्पादन के साधनों के लिए, तो शंख कहाँ से आता था, नागेश्वर और बालाकोट से। दूसरा है आपका सोर्तुघई यानी कि अफगानिस्तान, वहाँ से क्या आता था, नीले रंग का पत्थर लाजवर्दी, जिसको क्या कहते हैं, लाजवर्द, बहुत ही महंगा पत्थर होता था और रेयरली मिलता था। और ये कहाँ मिलता था, सोर्तुघई में, और सोर्तुघई अभी कहाँ है, अफगानिस्तान में है। यहाँ से नीले रंग का पत्थर लाजवर्द जिसे कहते थे वो प्राप्त किया जाता था, किसके लिए, कच्चा माल के रूप में। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती होंगी उस पत्थर से, उससे मालाएँ बनाई जाती होंगी या उससे बहुत सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें बनाई जाती होंगी। तो ये कहाँ से प्राप्त होता था, सोर्तुघई से। तीसरा ये कह रहे हैं कि लोथल से क्या मिलता था हमें, कार्नी लियन मिलता था, कार्नी लियन, लोथल गुजरात में, और भड़ौस गुजरात से भी हमें मिलता था कार्नी लियन। और कार्नी लियन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, बहुत महंगा भी है। और इसके बाद है आपका तकलियाँ भी इससे बनाई जाती थी, फियोंस से बनाई जाती थी, सॉरी, तकलियाँ। और फिर इसके बाद है आपका जो चौथा पॉइंट है वो है दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात। देखिए भारत की बात है, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात, यहाँ से भी क्या मंगाई जाती थी, सेल खड़ी। सेल खड़ी मैंने आपको बताया था कि जो सेल खड़ी है उससे क्या बनाई जाती थी, सेल खड़ी से मोहरें बनाई जाती थी, सेल खड़ी से। तो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से क्या है, सेल खड़ी मंगाई जाती थी। और आपका इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है राजस्थान। राजस्थान से क्या आती थी, धातुएं। राजस्थान से तांबा बहुत अधिक मात्रा में मिला है। राजस्थान का एक स्थान है खेतड़ी, खेतड़ी से तांबे का क्या है, बहुत संबंध है, और ये राजस्थान में है खेतड़ी। और राजस्थान से हमें क्या मिला है, राजस्थान से हमें तांबा मिला है। और खेतड़ी जो है हमें, खेतड़ी से जो हमें राजस्थान के खेतड़ी से मिला है हमें जो और राजस्थान में एक है गणेश्वर जोधपुरा, एक संस्कृति है, ये स्थान है वहाँ के, गणेश्वर जोधपुरा, ये आपके राजस्थान में ही है, गणेश्वर जोधपुरा। यहाँ से हमें जो तांबा मिला है तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति इसको नाम दे दिया गया है। यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कि यहाँ से तांबा भेजा जाता था हड़प्पा को, अन्य स्थानों को, हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थानों को, ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थान है। तो यहाँ से भेजा जाता था तांबा। लेकिन थोड़ा सा जो ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, जहाँ पे कि हमें तांबे की वस्तुएं मिली हैं, और किस में मिली है, हड़प्पा वालों को तांबा प्रचुर मात्रा में भेजते थे ये लोग। जो ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है ये राजस्थान में मिली है आपकी, और इसको नाम दे दिया गया है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। यहाँ पे तांबे की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में। और ये क्या था, यहाँ से क्या जाता था, यहाँ से हड़प्पा वालों को ये लोग क्या भेजते थे, तांबा प्रचुर मात्रा में भेजते थे, प्रचुर मात्रा में तांबा मिला है। और हड़प्पा वालों को ये गणेश्वर जोधपुर संस्कृति जो है यहाँ से ये लोग तांबा भेजते थे। और दूसरा इन्हीं का जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है, जोधपुर संस्कृति, इसका मैंने पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंशन किया है, मृदबांड भिन्न हैं। यानी कि जो हमें गणेश्वर जोधपुर में जो भी मृदभांड मिले हैं, यानी कि हमें जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा क्या है, भिन्न हैं, यानी कि उनमें थोड़ा भिन्नता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट थे इसमें आपके कि माल किन स्थानों से आता था। आपको पता चला शंख नागेश्वर बालाकोट से आया, सोर्तुघई अफगानिस्तान से नीले रंग का लाजवर्द आया, कार्नी लियन आपका लोथल से आया, और गुजरात भड़ौस से आया, और दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से आपका सेल खड़ी आई। तांबा आपके राजस्थान खेतड़ी से आया, और वहीं आपका राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा नामक एक संस्कृति भी है जहाँ पर तांबे की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। और इन तांबे की बनी हुई वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में मिली हैं, और ये कहाँ भेजी जाती थी, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान थे वहाँ भेजे जाते हैं। और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा क्या है, भिन्न हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है 6.2, सुदूर क्षेत्रों से इस सभ्यता का संपर्क था।
यानी कि सुदूर क्षेत्रों से क्या मतलब है कि ये तो नज़दीक के क्षेत्र रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन बाहर के क्षेत्र भी, जो लोग जहाँ जो बहुत दूर थे, उन क्षेत्रों से भी सभ्यता का क्या था, संबंध था। जैसा कि इसमें इन्होंने बताया है, क्या संबंध था सुदूर क्षेत्रों से, कहाँ कहाँ से आते थे ये आपका है तांबा। तांबा कहाँ से आता था, ओमान से भी लाते थे। जैसे मैंने बताया कि तांबा कहाँ से जाता था, खेतड़ी राजस्थान से जाता था, लेकिन दूसरा सोर्स इन्होंने क्या बताया, थोड़ा दूर है, वो कहाँ है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं त्रिभुजाकार संस्कृति थी ये आपकी हड़प्पा सभ्यता, मैंने आपको बताया था। और इसके जो ये फैली हुई थी पाकिस्तान और भारत में, कुछ हिस्से पाकिस्तान में, भारत में ज़्यादा फैली हुई है। भारत में इसके बहुत ज़्यादा स्थल मिले हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मिले, लगभग 1500 के आसपास स्थल हमें भारत में मिले हैं। राजस्थान में तो बहुत कम मिले हैं ना, सॉरी पाकिस्तान में बहुत कम मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो हमारा अरब प्रायद्वीप है, आपने अरब सागर का नाम सुना होगा, उसी के आसपास आपका ओमान पड़ता है। तो ये ओमान से क्या लाते थे, ओमान से ये तांबा लाते थे। ओमान दो कहाँ है, ओमान अमर जो आपका अरब प्रायद्वीप है उसके दक्षिणी पश्चिमी छोर में, सॉरी। इसके बाद है आपका तांबा, आपका वहाँ से इनको मिल गया सुदूर क्षेत्रों से। और दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ओमान से ही ये कह रहे हैं कि जो ओमान में तांबा मिला है उसमें हमें निकिल के अंश मिले हैं। अब हमें कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो आपके ओमान से तांबा लाते थे, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इस प्रकार पता चला कि जो ओमान का तांबा है उसमें निकिल के अंश प्रचुर मात्रा में थे। और वही तांबा हमें कहाँ मिला है, वही तांबा हमें हड़प्पा सभ्यता के जो खुदाई में जो स्थान मिले हैं वहाँ भी हमें खुदाई में क्या मिला है, उस तांबे में निकिल ही मिला है। और वही निकिल मिला हुआ तांबा हमें ओमान में भी मिला है, जिससे ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से भी तांबा मंगाते थे। तो निकिल के अंश मिले हैं ओमान के तांबे में। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं यहाँ एक हड़प्पाई मर्तबान भी मिला है, कहाँ, ओमान में। ओमान में मिला है हड़प्पाई मर्तबान। ओमान में जो हड़प्पाई मर्तबान मिला है उसे बाहर से काले रंग की मिट्टी से उसमें लेप किया गया है। ये माना जाता है कि जो काले रंग की मिट्टी का लेप उस मर्तबान में किया गया है, वो अगर हम उसमें कोई लिक्विड डालते हैं उस मर्तबान के अंदर तो उस काले वो जलबद्ध करता है उसको, वो लेप जो काली मिट्टी का लेप है। यानी कि अगर हम उस मर्तबान में कोई लिक्विड वाली चीज़ डालते हैं तो वो उस मर्तबान से बाहर नहीं गिरेगी। जैसे कांच होता है ना, कांच की बोतल में हम कोई भी चीज़ डालते हैं, प्लास्टिक की बोतल बनाते हैं तो उससे कोई चीज़ गिरती नहीं है, बाहर ढक्कन लगा दो ऊपर से तो गिरती नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार ये मर्तबान भी बनाया गया, इसमें अगर तुम कोई भी लिक्विड डाल दो तो वो काली मिट्टी के लेप होने से बाहर नहीं निकलेगा। ये मर्तबान हमें कहाँ मिला है, ये मिला है हमें ओमान से। और जो ओमान से हमें मर्तबान मिला है से ठीक वैसे ही बहुत सारे मर्तबान हमें कहाँ मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों से भी मिले हैं। तो इसका मतलब ये वस्तु विनिमय करते थे ओमान के साथ। इसका मतलब है कि ये क्या करते होंगे, ये ओमान वालों से कहते होंगे हमें तांबा दो और हम तुम्हें बदले में क्या देंगे, ये काली मिट्टी के लेप से बने हुए मर्तबान देंगे। यानी कि वस्तु विनिमय करते होंगे। आज के ज़माने में तो मुद्राएं बन गई हैं ज़्यादा, हो सकता है उस समय जो ओमान के लोग थे वो मुद्रा निर्माण में इतने आगे न रहे हों। हड़प्पा वालों के पास तो मिट्टी की मुद्राएं थी ना, लेकिन मोहरें थी तो मोहरों का ही होता था ज़्यादा, मुद्राएं तो नहीं थी, मोहरें थी, सॉरी। तो वो मोहरों से ही करते होंगे। तो जो व्यापार उन्होंने किया है वो वस्तु विनिमय के माध्यम से करते होंगे। यानी कि उन्होंने ओमान से निकिल लिया और निकिल के बदले ओमान वालों को क्या दे दिया, वो काली मिट्टी की पॉलिश वाले मर्तबान दे दिए। ये यहाँ पे मिला है। और तीसरा ये चौथी बात ये कह रहे हैं कि जो ओमान और हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, इस संबंध को मेसोपोटामिया के लेखों में भी इसका उल्लेख किया गया है। मेसोपोटामिया के लेख मिले हैं हमें, मेलुहा में मिले हैं और हमें बहुत सारी जगहों पे मिले हैं। वहाँ पे ये अंकित किया गया है उन लेखों में कि मेसोपोटामिया के लेखों में कि जो ओमान है उसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से था। वहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पर जो इसका पुराना नाम लिखा गया है इन मेसोपोटामिया के लेखों में, ओमान का नाम क्या लिखा गया है, मगान लिखा गया है।
मेसोपोटामिया के लेखों में ये लिखा गया है। क्योंकि जो मेसोपोटामिया के लेख हैं इसमें एक तो आपका ये ओमान को मगान कहा गया है, दूसरा वहाँ पे मेलुहा का नाम रखा गया है। मेलुहा एक जगह है जिसे कि नाविकों का देश कहा जाता है, उसका भी मेसोपोटामिया के लेखों में उल्लेख है। और ये कह रहे हैं, पहला तो मैंने बताया तांबा, दूसरा इसमें है हड़प्पाई मोहरें, बांट, पासे तथा मनके मिले हैं। हमें दूसरे क्षेत्रों से क्या क्या मिले हैं? हड़प्पाई मोहरें मिली हैं, बांट मिले हैं, पासे मिले हैं और मनके मिले हैं। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं? बहुत सारी जगहों से मिले हैं। वो आपका मेलुआ है, दिलमुन है, मगान है, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और मेसोपोटामिया के लेखों से मेलुहा, दिलमुन एवं मगान की जानकारी हमें मिलती है। ये जो मेसोपोटामिया के जो लेख हैं ये बता रहे हैं हमें कि वहाँ पे हड़प्पाई मोहरें भी बहुत जगहों पे मिली हैं और उसमें मेलुहा, दिलमुन और मगान क्या है? स्थान है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। और ये सारी चीज़ें हैं कि सुदूर क्षेत्रों से इस सभ्यता का संपर्क था। अगर आपका आता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता का संबंध सुदूर क्षेत्रों से था, तो आप उसमें ओमान का नाम लिखोगे, मेलुहा लिखोगे, दिलमुन लिखोगे और मगान लिखोगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से इनका संबंध था। और दूसरा जो मेसोपोटामिया का एक लेख है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि एक उसमें मिथ है, मतलब मिथ का मतलब एक कहानी है या एक छोटी सी बात उसमें लिखी गई है। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजा प्रसाद से सुनाई दे। ये यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे मोर से है इसका मतलब, मोर होते थे वहाँ पे, तो मोर से मतलब है इसका। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आपका मैंने बताया मेलुआ है, दिलमुन है और मेसोपोटामिया है, इन तीनों क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता का सामुद्रिक संबंध था। सामुद्रिक संबंध क्या मतलब? कि सामुद्रिक मार्ग से ये क्या करते होंगे? सामानों का विनिमय करते होंगे। वहाँ से ये लोग सामान भेजते होंगे एक दूसरे को, वस्तु विनिमय करते होंगे, यानी कि व्यापार के लिए जाते होंगे। तो इनके साथ इनका सामुद्रिक संबंध रहा है। किसके साथ रहा है? मेलुहा के साथ, दिलमुन के साथ और मगान के साथ इनका सामुद्रिक संबंध रहा है। और मोहरों और जहाज़ों पर नावों के चित्र भी मिले हैं, चित्र थे वहाँ पे, उनके अवशेष मिले हैं ना, मोहरों के अवशेष मिले, मोहरें मिली हैं। और जो आपके जहाज़ मिले होंगे, छोटे जहाज़, बिल्कुल लोथल बंदरगाह था तो जहाज़ मिले होंगे, तो उस पर जो ये कह रहे हैं कि मोहरों और जहाज़ों एवं नावों के चित्र इनको मिले हैं, मोहरों पर, ठीक है, जहाज़ों एवं नावों के चित्र इनको मिले हैं। किस पे मिले हैं? मोहरों पर। जो वहाँ पे मोहरें यूज करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, उन पर जहाज़ों के चित्र भी मिले हैं और उन पर नावों के चित्र भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये समुद्र से भी यात्रा करते थे, यानी कि समुद्र से भी सामुद्रिक व्यापार भी करते थे और नदी मार्गों से भी व्यापार करते थे। तो ये तो आपका हो गया सुदूर क्षेत्रों से इस सभ्यता का क्या संपर्क था। अब आपका 7वां पॉइंट इसमें आ रहा है मोहरें, लिपि तथा बांट। जैसा कि आप जानते हो कि वहाँ पे मोहरें भी थी, मोहरें मिली हैं, और दूसरा आपको वहाँ की लिपि का भी पता है, वहाँ पे लिपि भी थी और वहाँ पे बांट भी यूज किए जाते थे। तो पहला तो इसमें है कि जो आपकी मोहरें थी वो लंबी दूरी के संपर्कों हेतु लिखा है, मैंने पहला पॉइंट लिखा है लंबी दूरी के संपर्कों हेतु। ये क्या है? ये इसलिए यूज किए जाते थे कि जो सामान भेजते थे जिस थैले में, ये लंबी दूरी में आपका आप चाहे समुद्र मार्ग से जा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, चाहे आप किसी निकट के स्थान से बैलगाड़ी से कोई भी सामान भेज रहे हो, तो ये क्या करते थे कि ये सामान जैसा हमने उस थैले में डाला है, जैसा हमने पैक किया है, वैसा ही दूसरी जगह पे भी पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी चोर सब जगह होते हैं, उस समय भी होते होंगे कि कोई इस थैले से सामान निकाल ना ले, जो सामान को ले जा रहे हैं, या रास्ते में किसी ने सामान निकाल लिया, तो ये क्या करते थे, जो सामान था उसको एक थैले के अंदर बंद करते थे और जो थैले का मुंह था उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे। मिट्टी का लेप वहाँ पे, क्योंकि सेलखड़ी की जो मिट्टी होती थी बहुत ही हार्ड हो जाता था, उसको फिर ओपन करना मुश्किल होता होगा, तो उसको उससे बंद कर देते थे थैले के मुँह को गीली मिट्टी से। जब उस गीली मिट्टी में क्या करते थे, मोहरों की छाप लगा देते थे, मोहरों की छाप लगा देते थे और उसके बाद वो सूख जाती होंगे। सूख जाने के बाद वो मिट्टी अगर कोई छुएगा तो टूट जाएगी,
वैसे तो सख्त होगी, एकदम से टूटेगी नहीं, लेकिन अगर कोई चोरी करने के इरादे से उस थैले को खोलना चाहेगा तो क्या करेगा, उसके मुंह वाले हिस्से को या उस पर हाथ लगाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें चोरी हुई है। इसलिए वो क्या करते थे, मिट्टी, गीली मिट्टी उस पर लगाते थे और उसके ऊपर से मोहरों की छाप उस पर रख देते थे, जिससे पता चल जाता था कि सामान दूसरी जगह पे सही ढंग से पहुंच गया है। समझ में आ गया। लंबी दूरी के संपर्क में हेतु एक ऐसा काम करते थे, मोहरों का प्रयोग करते थे। दूसरा, ये मोहरें क्या करते थे, गीली मिट्टी पर छाप लगा देते थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका तीसरी चीज आती है लिपि। लिपि इसमें क्या है, लिपि में मालिक का नाम और पद, जो लिपि थी ना, लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, लेकिन चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जा सकता है, चित्रात्मक लिपि उसको कहा जा सकता है, चित्रात्मक लिपि है। और बाकी उसमें समझ में नहीं आता ये है क्या, सब सिर्फ चिन्ह बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, उन चिन्ह मालिक का नाम और पद होता था। और सबसे बड़ी बात है, यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन कहते हैं कि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि बायां दायां दायां बायां इस तरह से लिखी जाती थी। पहले जैसे इन्होंने कहा कि दाएं से बाएं, आप वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ से इधर को, फिर ऐसे ऐसे। तो ये अलग अलग इसमें मत हैं, लेकिन ये माना जाता है कि ये लिपि दाएं से बाएं ओर को लिखी जाती थी, क्योंकि जब हम लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर को लिखते हैं। तो हमारा बाएं तरफ का आपने देखा होगा, बाएं तरफ हाशिया ज़्यादा बड़ा होता है, और दाईं तरफ जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, जगह कम छूटती है। तो इसमें उल्टा हुआ है, इसमें बाईं तरफ जगह कम छूटी है, और क्या हुआ है, दाएं तरफ जगह ज़्यादा छूटी है, कम। तो उससे पता चलता है कि क्या है, यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि इसमें क्या हुआ है, बाईं तरफ को जगह कम छूटी है और दाईं तरफ को जगह ज़्यादा छूटी है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, एक अभिलेख मिला। अभिलेख क्या होता है, आपको पता होगा कि अभिलेख होते हैं लिखे हुए, किसी भी चीज़, मिट्टी पे लिखा हुआ हो सकता है, धातुओं पे लिखे हुए होते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं, अशोक ने पत्थरों पे लिखा है तो प्रस्तर के अभिलेख हैं उसके। तो लेकिन यहाँ पे किसके मिले हैं, मिट्टी के अभिलेख मिले होंगे। जो सबसे लंबे अभिलेख मिले हैं उसमें 26 चिन्ह बनाए गए हैं। कितने चिन्ह बनाए गए हैं, 26 चिन्ह। और वैसे जो टोटल चिन्ह वो लोग यूज करते थे, उसमें जो टोटल चिन्ह वो लोग यूज करते थे वो क्या थे, आपके जो 375 से 400 के चिन्ह उन्होंने उसमें यूज किए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, और इससे आगे का मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगी और उस क्वेश्चनों को आप लोग खुद लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, हर चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ। तो आप लिखने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं पॉइंट्स से आप अपना आंसर लिख सकते हैं बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो आपको मैं आगे, इससे आगे का पार्ट बाद में बताऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा तो आ ही रही है, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, और आपको अपनी तरफ से जितना भी हो सके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप पढ़िए घर पे बैठ के, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।